वेलकम बैक टू द बिजनेस ब्लॉगिंग। एंड आज का हमारा सेगमेंट है बहुत स्टाइलिश, बहुत क्रिएटिव एंड येट प्रॉफिटेबल बिजनेस कॉल इंटीरियर डिजाइनिंग। तो इंटीरियर डिजाइनिंग पर हमारे बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट है मिस्टर फहद। ही इज इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग सिंस क्वाइट अ टाइम एंड ये हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सो डैट के हम लोग कैसे स्क्रैच से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंटीरियर का वर्क का, एंड उसको एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वेलकम फहद। Thank you so much for having me. Super excited to execute to share what I have learned. ओके, दैट्स ग्रेट। सो फहद, हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं या जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि आप यहाँ हमारे पास पैनल पीसी भी हैं सो दैट के हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर डिस्कस कर सकें। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग में टाइम ऑन टाइम चेंजेस आया है? आप कह सकते हो कोविड के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि अपना जिम शू और बाकी सारी चीज़ें थी जो कोविड के टाइम पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, काम बंद था, लेकिन अभी जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो उसमें क्या क्या अपडेट्स आए हैं और टेक्नोलॉजिकल वाइज टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या चीज़ें नई नई आ रही हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक प्रोसेस के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइन बिजनेस का। जैसे आपने कहा कोविड के बाद और कोविड टाइम में जब लोग बहुत फ्रीली और अपने घर पे बैठे थे तो सबसे लोगों ने बहुत सारे चीजें देखे हैं। लोग वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, घर पे अपने घर को खुद देख पा रहे हैं ढंग से। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह बिजनेस के लिए गए, शाम आए, वो क्या घर में इंटीरियर्स करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता रहता है। बिल्कुल। तो कोविड के टाइम ये सब बेनिफिट्स हुए कि उनको अपने मटेरियल्स के बारे में पता चला, उन्होंने कैसे क्या चीज लगवाया है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या है नहीं है। तो अंडरस्टूड भाई। ये तो बात तो सही है कि हम लोग जब लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पर मतलब जब घर में रहने लगे, एक साल, 1.5 साल, 2 साल जब लोग घर में रहे तो उनको पता चल रहा है कि भाई उनके घर में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, इंटीरियर क्या इश्यूज है, एक जगह जैसा घर दिखने में कितना बोरिंग सा लग रहा है, और कहाँ पे जो वो नेग्लिजिबल चीजें होती है जहाँ जो घर में रह रहे हैं उनकी भाई, वो जो हाउस वाइफ है वो दिन भर घर में रह रहे हैं, तो थोड़ा घर को क्रिएटिव, थोड़ा उनके हिसाब से मॉड्यूलाइजेशंस, और बाकी अभी टाइम में तो इतना ज़्यादा मटेरियल्स वगैरह और इतनी तरह के मटेरियल्स मार्केट में आ चुके हैं कि वो हर महीने नए मटेरियल्स आते हैं, हर मंथ नए कुछ ना कुछ इंटीरियर्स के मटेरियल्स, फ्लोरिंग से रिलेटेड पीवीसी मटेरियल्स, यूपीवीसी मटेरियल्स। तो इसका एक फायदा ये है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए आपने अभी एक घर बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्लाइंट है जिसने अभी एक घर बनाया है, साल भर 2 साल के बाद जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली आउटडेटेड, ये वो उसी की तरह हो गया कि जैसे हम लोग आईफोन का नया मॉडल आता है, मतलब पुराना वाला सबको बेकार लगने लगता है। एक टाइम पे लोग आईफोन 7 के लिए किडनी बेचने को तैयार थे, आज के टाइम में कोई पूछता नहीं है कि भाई आईफोन 14, 15 इन सब का जो फीचर्स और जो ये है पर्क्स है वो नेक्स्ट लेवल पे है। ऑब्वियसली वही चीज़ हो जाती है कि जब इंटीरियर डिजाइनिंग में आप लोग एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर कोई क्लाइंट एक्सपेंडिचर करता है, अपना पैसे लगाता है, वहाँ पर एक्सपेंसेस लगाता है, एंड होता है कि थोड़े टाइम के बाद जब साल 2 साल के बाद आप नई चीज़ें देखते हो तो आप कोशिश करते हो कि ये भी इसमें इंक्लूड हो जाए, तो उसके लिए फिर ये इस पर रिवॉल्व होता है वहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन तो एक ही बार होगा, कोई इंटीरियर काम साल 2 साल 5 साल में एक बार सब करवाते हैं। तो इंटीरियर्स के काम ऐसा है ना कि वो साल 2 साल 5 साल में आप रिनोवेट करवा के उसको फिर से वापस पार्टिकुलर वो स्पेस को जहाँ आपको डिजाइनिंग जो मटेरियल जैसे अब डेट में कुछ नए मटेरियल्स आए, एक्रिलिक आए या कुछ ये है, तो आप पार्टिकुलर एक वॉल चेंज करा सकते हैं आप। तो आपका घर का पूरे एक रूम में अगर हम एक वॉल्स को क्लैडिंग करें, उसको ही चेंज करें, उस पर वर्क करें, तो वो पूरे घर को अलग व्यू दे सकता है। ऑब्वियसली कंप्लीट इंडस्ट्री वाइज। तो फहद भाई, अभी तो जैसे इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस है वो तो मतलब बूम कर रहा है आज के टाइम पे, खास करके पोस्ट कोविड और बूम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका बेसिक रीजन, एक तो हमने अभी डिस्कस किया कि ठीक है टाइम ऑन टाइम नई नई चीज़ें आ रही हैं, अपडेट्स हो रही हैं, तो सब चाहते हैं कि उनके घर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट चीज़ें लगी हैं, इसलिए वो करते हैं, और 2 to 5 years में हो रहा है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या लगता है कि बूम करने का एक रीजन ये भी है कि लोग अभी जितने तरह के मटेरियल्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, वो उनकी प्राइसिंग ना बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइसिंग में। जैसे एग्जांपल, शाहरुख खान ने एक गेट लगवाया है मन्नत में अपने, जो कि करोड़ों के हैं, वो बहुत महंगे मटेरियल्स के बने हैं, कोई स्टेनलेस ये वो इस दैट, पर वो सेम मटेरियल्स आपको बजट फ्रेंडली में भी हो जाता है। तो लोग का कॉन्सेप्ट इसलिए इसमें ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि
वो सेम थिंग जो आप महंगे कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल प्राइसिंग में भी वो आप करवा सकते हैं। ओके, तो उनको लग रहा है कि लग्जरी चीजें हैं वो अपने यहाँ पर एक नॉर्मल प्राइस में भी मैं भी करवा सकता हूँ। लग्जरी नहीं कर रहा है वो लाइफ कि हर कोई चाह रहे हैं अपने घर को आसपास देख रहे हैं, वो इस हिसाब से उसको अपने बजट के हिसाब से अपने हिसाब से उसको करवा सकते हैं, कुछ इंटीरियर्स वगैरह कुछ भी उसमें चाहिए। कंप्लीटली अंडरस्टूड भाई। ये व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे बिजनेस आजकल के टाइम पे इंटीरियर का बूम कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा बेसिक रीजन है, उन्होंने बताया कि हाँ भाई आप एक लग्जरीज चीज जो है, एक लग्जरी जो है वो अपने घर में एक बहुत बेसिक से और मतलब एक नॉमिनल प्राइस पे भी आप अपने बजट के हिसाब से वो आप करवा सकते हैं। डन डन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक और कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू स्टार्ट ए इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस। अब एक इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? मेरे हिसाब से जो मैं एक मतलब एक नोब की तरह मैं बोलूँ या फिर एक जो बेसिक जिसको अंडरस्टैंडिंग होती है उस चीज की अगर मैं उसके हिसाब से बात करूँ, तो मुझे लगता है कि यार सबसे पहले आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ बैठना पड़ेगा और थोड़ा बहुत तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा कि इससे सीखे कुछ चीजें कि भाई इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस का बेसिक मॉडल क्या चल रहा है या फिर क्या क्या चीजें होती हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए या फिर थोड़ा बहुत ये सब चीजें अगर आपको है तो वो एक अच्छा एक्सपोजर दे देता है आपको मार्केट में। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बेसिक सा जो होता है, जो इंटरेस्ट किसी को अगर आता है तो वो थोड़ा सा जाने मार्केट में इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में और क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, उन सब चीजों के बारे में हमारे वीडियोस भी देखते रहिए, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो और चीजें इनडेप्थ चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि और आप इसके बारे में व्यूअर्स को बताइए सो दैट कि उनको अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उनको हेल्प मिले। सबसे पहले अगर आप रिलेवेंट फील्ड से हैं इंटीरियर के, लाइक आर्किटेक्चर, इंटीरियर, सिविल इंजीनियर, तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा इसमें इसके बिजनेस। अगर नहीं है तो रेहान सर ने जैसे भी बताया आपको कि आपको पहले इस फील्ड के किसी बंदे से, किसी इंसान से बैठ के बात करना होगा, समझना होगा चीजें, उनकी साइट पे विजिट करना होगा, देखना होगा चीजें कैसे परचेज होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, मार्केटिंग है। और इसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा कि कितने मटेरियल्स का क्या रेट है, अभी मार्केट में कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं हर चीज के लिए। वेंडर्स कोऑर्डिनेशन देखने होंगे, हर चीज के वेंडर्स के क्या रेट हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वेंडर्स के क्या क्या रेट वगैरह हैं, हर चीज देखने होंगे। और मेरा इस पे क्वेश्चन है, तो फर्दर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जैसे हम लोग तो इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग में डिजाइनिंग का जो चार्जेस होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, वो तो मतलब सबको पता है। लेकिन ये जो मटेरियल्स हैं क्या इसमें प्रॉफिट होता है? और अगर होता है तो बिजनेस में, जो इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस में, इसमें सोर्स ऑफ इनकम कहाँ होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि आप नॉर्मल आदमी आप परचेज करते हैं मटेरियल्स, तो आप क्या है ना, आप एक बार किसी शॉप से गए, परचेज किए, एग्जाम्पल आप गए ये एक कप परचेज किए, ये कप का प्राइसिंग था 100। ओके, आपने बोला कंसेशन करने को, वो बहुत मतलब कस्टमर की जो कंसेशन होता है उसने आपको 2 रुपए कम कर दिया इस पे। बट इफ ये आपका बिजनेस है कि आप उसके कप्स सेल करते हो, जैसे मेरा इंटीरियर बिजनेस, मैं आगे रीसेल करता हूँ, मेरे को रोज जाना है उससे वो चीज परचेज करना है, मेरे को रोज अपनी लाइफ में उससे वो चीज लेनी है। तो आपका एक वेंडर रिलेशन, तो वो रिलेशन बनता है, उससे क्या होता है ना, एक बजट, हम लोग के बजट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं क्लाइंट से। ओके, तो यहाँ हम लोग की प्रॉफिट होती है मटेरियल्स पे। और इसमें ये भी है कि प्रॉफिटेबल मैं क्लाइंट से नहीं लेता हूँ, जितने में आप परचेज करोगे जाके मटेरियल्स, मेरे को उससे कम में वो मटेरियल देता है। ऑब्वियसली। अच्छा, ये कहने का मतलब ये है कि एक बंदा जहाँ पर आप जैसे एक नॉर्मल एंड कस्टमर है, क्लाइंट है जो अपने घर का इंटीरियर करवा रहा है, ऑफिस का इंटीरियर करवा रहा है, वो जाके मार्केट से मटेरियल परचेज करेगा और ये फिर कलर्स हो गए या फिर टाइल्स हो गया या फिर और इंटीरियर का जो सामान ये सारी चीजें परचेज करेगा तो उनको एक लिमिटेड मार्जिन डिस्काउंट मिलता है क्योंकि वो एंड कस्टमर है, वो रेगुलर कस्टमर नहीं होगा। लेकिन एक बंदा जो इंटीरियर में काम करता है उनसे रेगुलरली परचेज कर रहा है, मंथ ऑन मंथ, वीकली उनके यहाँ से माल मटेरियल आ रहा है, उससे क्या होता है कि उनसे एक रिलेशन बन जाता है और वो लोग क्या करते हैं कि फिर उनको डिस्काउंट देते हैं सो दैट कि रेगुलर बिजनेस जो है वो उनके पास है। प्रॉफिट मेरे क्लाइंट्स को भी होते हैं और मुझे भी होते हैं, क्योंकि वो मार्जिन जो मिलता है ना मेरे को, वो क्लाइंट्स मतलब एक नॉर्मल आदमी
से कम मार्जिन पे मेरे को वो मटेरियल देते हैं और हाँ। उसमें मैं प्रॉफिट अपना जनरेट करता मैं हूँ। समझ गया। अगर एंड कस्टमर ये 100 रुपए में खरीद रहा मार्केट से, ये कब मंगवा के एंड प्रिंटिंग वुटिंग करवा के सब चीज, तो इनके पास जो होगा इनको मिलेगा 80 रुपए में वो चीज, और मैं अपने कस्टमर को दूंगा 90 में। 90 रुपीज में। तो आप कस्टमर को सस्ता एटलीस्ट उनको भी 10 रुपए का प्रॉफिट उसमें होता ही है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो एक ये हमारा एक बहुत अच्छा मार्जिन का सोर्स हमें मिला है यहाँ पर बिजनेस का इंटीरियर डिजाइनिंग में, कि रॉ मटेरियल्स पे अगर वो लोग जो इंटीरियर का काम करते हैं और रेगुलर परचेज करते हैं उनका यहाँ पर फायदा होता है। इसके अलावा मेरा दूसरा चीज है कि लेबर पे भी कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए लेबर से तो ऑब्वियसली वो लेबर का वो हाथ है उसका, हम उसमें कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है या उसके अंदर में कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन उसमें होता होगा थोड़ा। स्क्वायर फीट पे होता है। अच्छा। अगर लेबर के रेट जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उस हिसाब से ना उसमें टाइमिंग का ये होता है कि मैं उस साइट को, उस कंस्ट्रक्शन चीज को जो लेबर कर रहे हैं, मैं लेबर की दिहाड़ी या लेबर के पैसे नहीं खा सकता हूँ, ले सकता हूँ, Obviously। वो रहता है। तो हम क्या करते हैं ना कि लेबर से कनेक्शन बनता है जिससे लेबर हमारे काम को कम शेड्यूल, कम टाइम में करके देते हैं। Okay। तो जिस स्क्वायर फीट के जिस हिसाब से मैंने क्लाइंट से 10 दिन के बजट का काम, जो 10 दिन का काम है उसको मेरे लेबर 8 दिन में देते हैं, 7 दिन में करके देते हैं। 3 दिन का तो जो मेरे है को 3 दिन की जो उसकी दिहाड़ी होती है, जो भी होती है, वो प्रॉफिट वहां से स्क्वायर फीट के हिसाब से मेरे को वहां से बच जाए। ठीक है। तो लेबर्स के इसमें कुछ नहीं है, लेबर्स ने जो अमाउंट चार्ज किया था उनको मिल रहा है एज इट इज, और बाकी जो क्लाइंट्स के एंड से हमने जो एस्टिमेटेड रखा था वो तो ऑब्वियसली सारे बिजनेस में होता है कि हम एस्टिमेटेड बजट देते हैं। एस्टिमेटेड बजट के बाद क्या होता है कि जो प्राइसिंग कम होती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एस्टिमेटेड रखा कि भाई ये 1000 पीसेज है, मैं इसको बना दूंगा 100 रुपये में या 80 रुपये या 90 रुपये में, और बाद में क्या होता है कि जब मैं बनाने जाऊँ तो वो थोड़े और कम पड़ जाता है। 10 दिन का काम 8 दिन में हो गया, ये जो 90 रुपये का बना रहा था वो मैं 80 का या 60 का बन गया, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया। वो ऑब्वियसली वो रिस्क फैक्टर है, लेकिन हाँ वो क्या नाम है उसका, ये प्रॉफिटेबल चीज़ रहती है यहाँ पर भी। तो ठीक है, ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है इस चीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है फौज भाई, तो ये तो हमने कर लिया है कि भाई हमने बिजनेस के ये सब चीज़ समझ गए हम लोग की स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं पैसे कमाने की। बट हम मुझे ये जानना है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेपर वर्क तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लीगैलिटीज में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, फर्स्टली आप मुझे इसके बारे में बताइए, और उसका फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल और इसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है एज एमएसएमई। अच्छा, मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेस। देन गेट अ जीएसटी नंबर। ओके, जीएसटी नंबर। हाँ ऑब्वियसली वो आपको अगर बड़ी कंपनी से डीलिंग करना है तो जीएसटी तो चाहिए होगा, तो बिलिंग नहीं तो फिर कैसे करेंगे। और उसके बाद आपको बाकी वेंडर्स, कारपेंटर्स, प्रिंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये सब की एक टीम चाहिए होती है। फर्नीचर्स के लिए हर चीज़ की टीम चाहिए होती है जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, कि एक कॉल हुआ वहाँ पर मान लीजिए लगाने के बाद वहाँ पे काम करवाने के तो बाद आप बस जस्ट उसका ऑब्वियसली ये तो भाई बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो फिर आप एक नॉर्मल बंदा जो है वो भी कर रहा है तो वो भी कर सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा हमारा जो बिजनेस और ये प्रॉफिट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ होता है। जैसे हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग में समझाते हैं। होल प्रोजेक्ट का बात करूँ तो होल प्रोजेक्ट पे आपको 7 to 15% की मार्जिन प्रॉफिट होती है मिनिमम। ओके, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं ओके, और वो किस रेंज तक जाएंगे। Clients कितने कौन प्रोजेक्ट्स से हैं? ऐसे मिलते हैं, कितने क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जिनके लिमिटलेस बजट होते हैं, उनको बस वो चीज चाहिए होती है और उनका कोई बजट नहीं होता उसमें। ओके, तो उसमें मैं कह नहीं सकता कि वो आपका प्रॉफिट किस लिमिट पे जाएगा, आप मिनिमम बता सकते हैं कि भाई मिनिमम इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट में मिनिमम से मिनिमम 7 to 15% होल प्रोजेक्ट का प्रॉफिट आपको होता ही होता है। ओके, तो ठीक है। अगर मैं 7 to 15% ले लूँ, अगर मान लीजिए 10 लाख का प्रोजेक्ट है हमारा, तो मतलब 1.5 लाख का मिनिमम प्रॉफिट। और अगर मैक्सिमम में जाए तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, 10 लाख के ऊपर। अगर 10-20 लाख का ऑर्डर है 5 लाख, तो 10 लाख तो भी बहुत नॉर्मल थिंग इंटीरियर की है। मतलब वही तो शॉप्स वगैरह में रहते हैं ऑब्वियसली। अगर एक अपार्टमेंट है इसमें इसका काम हो रहा है वहाँ पर, करोड़ों का काम है, तो फिर ऑब्वियसली मिनिमम वो उसका बजट 20-25 lakhs जाता है। अंडरस्टूड भाई, अंडरस्टूड। अब इसके अलावा हम लोग कहते हैं स्केलिंग, फ्यूचर ट्रेंड्स और मार्केटिंग, ये सारी चीजें होती हैं कि सेल्स कैसे लाए, बिजनेस कैसे लाए। क्योंकि आप स्टार्ट करो, अपने वेंडर सारे रख लिए, अपने कंपनी से वाली सारी चीजें कर ली, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये भी आता है कि क्लाइंट्स कैसे लाएं। देखिए, मैं सेल्स ट्रेनर हूँ, मैं सेल्स ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे वीडियोस हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आप कैसे करते हैं। पर ये होती है कि लीड जनरेशन कहाँ से करें। पहली चीज़ लीड जनरेशन, उसके बाद फिर सेकंड चीज़ ये भी आती है कि लीड जनरेशन अगर कर भी तो क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आपको उसमें ना
आप सेल्स ट्रेनिंग लीजिए, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए इसमें हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स क्या नाम है हैं। आपके चैनल का, वो भी आप थोड़ा बिल्कुल भाई, मेरे चैनल का नाम है द बिजनेस ब्लॉगर, एंड हमारे साथ गेस्ट है मिस्टर फवाद अंजाल फॉर इंटीरियर प्लीज डिजाइनिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिजनेस ब्लॉगर। एंड मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कुछ नए सेल्स टिप के साथ, नए बिजनेस मॉडल के साथ, एंड नए स्टार्टअप आइडियाज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।